आदिवासी एकता परिषद के सांस्कृतिक महासम्मेलन में उपस्थित चुने हुए सरपंच, पंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला सदस्य, जिला अध्यक्ष, विधायक महोदय एवं हमारे बीच में बैठे आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय अंतर सिंह जी आर्य, जिस प्रकार 2 दिन से आदिवासी एकता परिषद का जो है कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, इसमें अलग अलग इलाके की अलग अलग समस्याओं को लेकर अलग अलग वक्ताओं ने अलग अलग बात कही है। किंतु मुझे कहा गया था कि जिस प्रकार से कानूनी रूप से आदिवासियों के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार और अन्याय हो रहा, साथियों जिस प्रकार से ये गोसा पेंटर जी ने थीम बनाई, इस थीम के अंदर जो है लोगों के हक अधिकार के बारे में भी हमको सुबह में समझाया, क्या है आदिवासियों के हक। साथियों आपको पता होगा, कहानी में हम सुनते हैं या पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें खून की नदियां बही थी। वो संविधान में लिखा है कि 1857 की क्रांति में खून की नदियां बही थी, लेकिन ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं लिखा कि वो खून किसका था और कौन सी नदी में खून बहा था। तो मुझे शंका होती है कि खून नदी में अगर बहा होगा तो कहीं न कहीं वो नदी जो है आदिवासी इलाके से बहकर निकलती है। तो वो 1857 की क्रांति में कितने हमारे आदिवासियों का खून बहा, उसमें से हम लोग कुछ लोग शुरुआत में जब आंदोलन किए तो जैसे जो है इस थीम में टंट्या मामा, खाजा नाइक और भीमा नाइक का चित्र यहां पर दिखाया। वो खाजा नाइक, वो टंट्या मामा, ये लोग लड़े थे ऐसा हमको बताया जाता, लेकिन क्यों लड़े थे हमको कोई नहीं बताता। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो बोलते कि खाजा नाइक डाकू था, टंट्या मामा डाकू था, बिरजू नाइक डाकू था, भीमा नाइक डाकू था, ऐसा जो है हमको बताया जाता था। किंतु जब हम लोगों ने जो है इसके पीछे खोज किया तो पता चला कि ये लोग देश को बचाने के लिए लड़ रहे थे, देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, देश के जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ रहे थे। तो जो आदमी लड़ रहा था उसको डाकू कहा गया था। तो साथियों, जिस प्रकार से आदिवासियों के साथ में जो इतिहासकारों ने जो लिखना चाहिए था वो नहीं लिखा, लेकिन धीरे धीरे आदिवासियों ने इनका इतिहास खोजा। उसके बाद में साथियों जब 1857 की क्रांति के बाद में 1857, 58, 59, 60 में जो है फिर फॉरेस्ट एक्ट आया। और फॉरेस्ट एक्ट मीन्स जो है पहले जंगल जो है भारत में रहने वाले लोगों के पास में था, जंगल के ऊपर यहाँ के रहने वाले लोगों का प्रशासन चलता था। जितना जंगल का लकड़ी, फल, फ्रूट या जड़ी बूटी उनको जरूरत होती थी उतनी लाते थे और बाकी को छोड़ देते थे दूसरों के लिए। तो इस प्रकार से जो है वो आदिवासियों से जंगल छीनने के लिए भारत की जो अंग्रेज सरकार थी उसने जंगल तो छीन लिया 60 में, लेकिन जंगल को छीनने के बाद में जंगल का क्या करेंगे। उसके बाद में भारत की सरकार जो अंग्रेज सरकार थी, उस अंग्रेज सरकार ने जर्मन से एक
आदमी को बुलाया, उसका नाम डाइट्रिक हेड्रिक था, उसको वनों का कमिश्नर बनाया और 1964 में वनों को जो है 3 भागों में बांट दिया। एक आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन और तीसरा ग्रामीण वन। ये वनों को 3 भाग क्यों बांटा? वो इसलिए बांटा कि गांव का जंगल होगा वो फॉरेस्ट के कब्जे में रहेगा। फॉरेस्ट जो निर्णय लेगा तुम उससे बात करके लकड़ी ला सकते। बाकी जो है, जो जिसको हम रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं, जो आरक्षित जंगल है, वो जंगल को जो है वहां कोई घुस नहीं सकता, जा नहीं सकता। उस जंगल के ऊपर केंद्र सरकार का जो है अधिकार होगा। क्यों? क्योंकि वो बड़े पेड़ों का जंगल था, वो जंगल को सरकार काटेगी और जल में चलने के लिए वाहन बनाएगा, बड़े बड़े जहाज बनाएगा, रेल की पटड़ी बनाएगा और पानी से जहाज के जरिए भारत को लूटेगा और रेल में जो है भारत का माल ले जाएगा। बोला जाता था पहले कि भारत जो है सोने की चिड़िया थी। तो वो सोने की चिड़िया को लूटने के लिए जो डाइट्रिक हेड्रिक थे, जर्मन के व्यक्ति, उसने जो है भारत सरकार को बताया कि अगर भारत को लूटना है तो लूट तो लोगे, लेकिन लूटा हुआ संसाधन को कैसे ले जाएंगे? तो संसाधन को ले जाने के लिए बड़े बड़े जहाजों की जरूरत पड़ी, रेलों की जरूरत पड़ी, इसीलिए जंगल को 3 भागों में बांट दिया। और साथियों, 64 के बाद में वो फिर बाद में 1988 में संयुक्त वन प्रबंधन नीति आया। 1988 तक भारत का जंगल आधे से ज्यादा कट गया। भारत को जंगल 33% होना चाहिए, लेकिन 20% जंगल बचा। इसके लिए भारत सरकार ने संयुक्त वन प्रबंधन नीति बनाया, जिसमें कि वन विभाग के साथ में आदिवासी या गांव के लोगों की भागीदारी करके जंगल की हम रक्षा करें। लेकिन साथियों, वो संयुक्त वन प्रबंधन नीति के बाद में भी जंगल जो बचना चाहिए वो नहीं बचा, वो धीरे धीरे खत्म हुआ। उसके बाद में साथियों, गांव गांव में जो है लोगों ने तय किया कि जंगल खत्म होते जा रहा, पर्यावरण खत्म होते जा रहा। उसको लेकर जो है अलग अलग गांव के, अलग अलग जिले, अलग अलग राज्य के लोग जो है इस पे बात करना शुरू किए, बहस किए। बहस करने के बाद में भारत सरकार के साथ में जो है लड़ाई हुई, आंदोलन हुआ, संसद का घेराव हुआ, रैली निकली, धरना हुआ। तब जाके भारत सरकार ने 2006 में वन अधिकार मान्यता कानून 2006 लाया। अब वन अधिकार मान्यता कानून 2006 क्या है? अब इसमें 3 अधिकार है। एक व्यक्तिगत अधिकार, एक सामूहिक अधिकार, एक सामुदायिक अधिकार। वन अधिकार मान्यता के प्रस्तावना में लिखा कि आदिवासियों के, आदिवासी एवं अन्य परंपरागत निवासियों के साथ में ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। इस अन्याय को बदलते हुए इस कानून को लाया है। इसका मतलब कि भारत सरकार ने भी माना कि जंगल में रहने वाले आदिवासी गैर आदिवासी के साथ में ऐतिहासिक अन्याय हुआ। यह वन अधिकार मान्यता कानून के प्रस्तावना में लिखा। दूसरा साथियों, जो 3 अधिकार हमको है, एक व्यक्तिगत अधिकार जिसमें हम पट्टे की बात करते हैं, दूसरा सामूहिक अधिकार जो हमारा समूह, जैसे आज हम यहां सम्मेलन कर रहे हैं, यहां सम्मेलन कर रहे, ये सामूहिक बात कर रहे, तो यहां हम 2-3 दिन रहेंगे, तो 3 दिन तक हम यहां रह के रोटी खाएंगे। तो रोटी खाएंगे तो रोटी जो है ऐसे नहीं बनती, रोटी को जो है चूल्हे के अंदर लकड़ी डालना पड़ती, तो रोटी पकती, तो हम खाते हैं। ये सारी जग जाहिर बात है। लेकिन
हमको जो है रोटी खाने के लिए भी गुलामी की तरह उनको पैसा देना पड़ रहा है, या तो फिर बाद में उनके पैर पड़ने पड़ रहे हैं। कानून क्या बोल रहा है? कानून बोल रहा है कि गांव के लोगों को सामुदायिक संसाधन के ऊपर उनका नियंत्रण होगा। नियंत्रण, उसके बाद में जो है उस गांव में कोई भी कार्यक्रम सामुदायिक होगा तो उसमें जैसे हमारा पारंपरिक रूप से कोई कार्यक्रम होता है, जैसे जो है ईंदल होता है, छाक होती है, दहाड़ा होता है, कोई मर जाता है तो उसमें जो है गांव का एक एक आदमी एक एक लकड़ी लाके उस कार्यक्रम को पूरा करता है। ये हमारी परंपरा है। इस परंपरा को भी कानून ने माना है। लेकिन साथियों, दूसरी बात यह है कि जो सामूहिक और सामुदायिक संसाधन के ऊपर उस गांव का नियंत्रण होना चाहिए, तो ऐसे जो है कई सारे गांव के लोगों ने दावे किए हैं। 2008 से अभी तक एक भी अधिकार पत्र, सामुदायिक अधिकार पत्र एक भी लोगों को नहीं मिला। लेकिन साथ में लोगों को पट्टे उनके जो है निरस्त कर दिए और फिर बाद में नोटिस मिल गए हैं कि उनको आपका दावा खारिज, आपका पट्टा खारिज हो गया, इसलिए आप जंगल जमीन से निकलो, और नहीं निकलेंगे तो हम निकालेंगे। तो कानून ये बोलता है कि जब तक वन अधिकार मान्यता कानून की का क्रियान्वयन पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक किसी भी जंगल में रहने वाले व्यक्ति को कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी बेदखल नहीं कर सकता। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी किसी आदिवासी या वन निवासी को जंगल जमीन से बेदखल करता है तो वन अधिकार मान्यता कानून की धारा 4 की उपधारा 5 के तहत उसको 1000 रुपए का दंड होकर 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि जब खाजा नाइक भीमा नाइक लड़े थे, देश के लिए लड़े थे, उन्होंने जो है आजादी ली थी। खाजा नाइक भीमा नाइक को आजादी मिल गई थी, यानी आदिवासियों को आजादी मिल गई थी। कब मिली थी आजादी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंग्रेज सरकार ने बनाया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 2 अलग अलग जो है भाग किए थे, आरक्षित इलाका, पूर्ण आरक्षित इलाका। पूर्ण आरक्षित इलाका मतलब जो है पूरे जहां आदिवासी रहते हैं वो, और आंशिक पूर्ण इलाका था के ऊपर ऐसा कोई प्रभाव पड़े तो सरकार कोई भी कार्यक्रम वहां पर नहीं चलाएगी। नेहरू ने कहा आदिवासी का जंगल के ऊपर आदिवासी का जंगल के ऊपर उनका नियंत्रण, जमीन पर, पानी पर। तो ये जो है नेहरू जी का पंचशील सिद्धांत बना। उसके बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का आजादी मिलने के बाद में जब 1950 में संविधान बना तो संविधान में का है उसको जो है 6ठी अनुसूची बता दिया, और जो मिश्रित आदिवासी इलाका है उसको 5वीं अनुसूची बता दिया। अब साथियों, हम चिल्ला रहे 5वीं अनुसूची लागू करो, 6ठी अनुसूची लागू करो। संविधान में जैसा अंग्रेजों ने हमको हक दिया था वैसा संविधान में संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची रखा गया। लेकिन 5वीं अनुसूची के ऊपर उसकी कोई व्याख्या नहीं हुई था। तो उसके विरुद्ध में समता संगठन जो है हाई कोर्ट में केस लगाया कि ये बाद में जो है समता हम बोल रहे हैं,
लेकिन साथियों, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार क्यों नहीं आदिवासी की जमीन ले सकती। व्याख्या किया जो है समता फैसले। उसी के साथ में साथियों, मैं 2 मिनट बात करके मेरी बात खत्म करना चाहूंगा। तो जिस प्रकार से समता जजमेंट ने जो फैसला दिया, वो फैसला नियमगिरी का भी है। जिस प्रकार से वो फैसले में जो है ग्राम सभा को पावरफुल बताए, जिस प्रकार से जो है पेशा कानून 1996 में आया, पेशा कानून आने के बाद में हमने बोला हमारे गांव में, नारा लगाया हमारे गांव में, हमारे गांव में। क्यों? क्योंकि जो है पेशा कानून जो पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996 जो संविधान के भाग 9 का विस्तार किया, उस विस्तार में कहा गया है कि जो पंचायती राज कानून था, वो कानून में जो है गैर आदिवासी और आदिवासी का मिश्रित कानून था। लेकिन ये स्पेशल आदिवासी के लिए कानून आया तो भाग 9 ये कह रहा है कि जितने भी गैर आदिवासी में चलने वाले कानून वो आदिवासी इलाके में नहीं चलना चाहिए। ये पेशा कानून का कैसे? अभी जो है पेशा कानून में आपको कहा कि जल जंगल जमीन के ऊपर आपका नियंत्रण, गांव के अंदर आने वाले सभी सामाजिक सेक्टर के ऊपर आपका नियंत्रण। सामाजिक सेक्टर मतलब क्या? सामाजिक सेक्टर मतलब पुलिस, पटवारी, नाकेदार, ठेकेदार, जो भी आंगनवाड़ी, स्कूल, जो भी आपके गांव में सरकारी लोग हैं या सरकारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था आपका नियंत्रण है। उसी के साथ में आपका नियंत्रण है, लेकिन आपके साथ में हर समय धोखा हो रहा। जब आंगनवाड़ी बनाना है, तालाब बनाना है, सड़क बनाना है, तब आपसे प्रस्ताव लिया जाता है। लेकिन जब हक की बात आती है, वो जंगल जो है हमारे गांव के अंदर है, उसका संरक्षण करने की बात आती है, उसका प्रबंधन करने की बात आती है, तब जो है गांव वाले को बिना पूछे उस जंगल को काटा भी जाता है, उस जंगल को जो है बेचा भी जाता है। और उसी के साथ में साथियों, जिस प्रकार से ग्राम सभा में आपको जो है जो अधिकार दिए, वो जो है एक अधिकार आपको जो है कर्जे के ऊपर नियंत्रण, दूसरा अधिकार बाजार के ऊपर, शराब के ऊपर, उसके बाद में जो है आपको जो है गांव के झगड़े निपटाने का अधिकार, आपका जो है गांव को जो है एक साथ करके कैसे निर्णय लेने की जो पद्धति है, उसको जो है आप खुद जो है कर सकते हैं। तो ऐसा मतलब पेशा कानून में ये व्यवस्था है। तो जिस प्रकार से जो है आपके गांव अधिकार या गांव के अंदर आने वाले सामाजिक सेक्टर के ऊपर आपका नियंत्रण है, तो वहां जो है दिल्ली में जो सरकार है उसको नियंत्रण करने के लिए मंत्री लोग हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, ये दिल्ली की सरकार है। राज्य में जो है राज्य के मंत्री है, राज्य के मुख्यमंत्री है। उसी प्रकार से गांव में ही गांव को चलाने के लिए ग्राम सभा को ये पावर दिया है। तो इसीलिए हम बोलते हैं हमारे गांव में हमारा राज। और एक सरकार वो, दूसरी सरकार भोपाल की, तीसरी सरकार जिले की और चौथी सरकार जो है गांव की। तो ये व्यवस्था है साथियों। विवाद निपटाने का जो अधिकार की बात आई है, तो इसमें जो है जहां हमारे क्षेत्र में पेशा कानून आने के बाद में जिला पंचायत का गठन हुआ, लेकिन संवैधानिक रूप से धारा 4 अण के तहत से जिले में जिला सरकार का गठन होना चाहिए, कार्यपालिका का गठन होना चाहिए, न्यायपालिका का गठन होना चाहिए, विधायिका का गठन होना चाहिए। जो पद्धति हमारी पहले थी, गांव का झगड़ा हम गांव में निपटाते थे, गांव से नहीं निपटता था तो फिर बाद में 5 गांव के मुखिया निपटाते थे, उनसे नहीं निपटता था तो हमारी बारगाया पद्धति थी, बारगाया विवाद को निपटाते थे।
तो वही जो है पेशा कानून की धारा 4 के तहत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका होगी। और उसी के साथ में न्याय देने का अधिकार जो होगा तो वो मजिस्ट्रेट भी कहीं ना कहीं आदिवासी होगा, क्योंकि आदिवासी का विवाद निपटाने का अधिकार पेशा कानून में है। तो कौन सा विवाद? खेत के सेड़े का विवाद, जमीन का विवाद, पानी का विवाद, तो जो भी विवाद होता है हमारे लोगों को विवाद निपटाना अच्छी तरह से आता है। तो जिस प्रकार से जिले में हमारी न्याय पालिका बनेगी तो जज हमारा होगा, कानून हमारा होगा, तो जिले की सरकार भी हमारी होगी। तो साथियों, मैं इन्हीं 2 शब्दों के साथ में, हमारे बीच में बहुत सारे माननीय बैठे हैं, तो मेरी बात को ध्यान से सुने हैं और इस पे गौर करें। और दूसरा जो है, हम लोगों ने वो 4 सरकार कैसी होगी, तो उसके लिए जो है हम लोगों ने एक किताब जो है वहाँ गेट के जो है सीधे हाथ पे जो है स्टॉल लगाया है, वहाँ पर जो है किताब रखी है। जिस साथियों को वो किताब खरीदना है तो आप खरीद लें, और फिर बाद में जो है हमारे गांव में हमारे राज्य की कल्पना जो हम करते हैं वो पूरी करेंगे। इसी 2 शब्दों के साथ में मेरी बात को ख़त्म करता। बहुत बहुत धन्यवाद।